या एतमाद का वोट लेने का सदर ने कहा, जो कि सदर के अगेंस्ट भी एक साजिश चल रही थी कि सदर या तो इस्तीफा देके भाग जाए या इम्पीच कर दे। वो मौलाना फजलुर रहमान से उनके वादे थे, वो तो कामयाब ना हो सका। और जिन लोगों ने नाम ले लेके डेकोरेटेड ऑफिसर्स के, जर्नैलों के, आईएसआई चीफ के नाम ले लेके, और जो उनके नारे मरियम नवाज के जलसों में चलते थे उन्हीं, और जो इनके वुज़रा के और नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में। ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे तो नहीं है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्पोर्टेड जो वो डॉलर में है। सही। और उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो आता है वो डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से आता है और करेंसी हमारी पीकेआर की डिवैल्यूएशन की वजह से आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। दूसरी जानिब आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं और मुल्क में सरमायाकार पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। डॉलर एक बार फिर बढ़ गया है और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अगर आज की बात करें तो ज़ाहिर आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि एटीसी कोर्ट में पेश हुए, उन पर 4 केसेस हैं, जिसमें एक तौहीन अदालत के केस के हवाले से वो आज पेश हुए, जिसमें अब उनकी अबूरी ज़मानत 7 सितंबर तक के लिए मंजूर कर ली गई है और पुलिस को 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक भी दिया गया है। लेकिन जो 4 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, वो उनके ख़ास तौर पर सियासी करियर है वो उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और ख़ुद इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या आगे रहेगी। और कल का जो जलसा था हरीपुर का, उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी कॉल दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे। अच्छा, ये आज पेशी के बाद इमरान खान बनीगाला गए और वहां पर उन्होंने एक अहम इजलास की सदारत भी की। पीटीआई की आइंदा की हिकमत अमली, जो जलसों की सूरत हाल है वो, सैलाबी सूरत हाल में इमरान खान जो दौरा करेंगे पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का, उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तो ख़ुद किस तरीके से इमरान खान अपने ऊपर केसेस और आगे की हिकमत अमली को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें नुमाइंदा खुसूसी अब्बास साहब, बताइएगा, एक तो आज एटीसी कोर्ट में पेश हुए इमरान खान, वहाँ पर उनकी ज़मानत भी मंजूर हुई, लेकिन आज उन्होंने बनीगाला में एक अहम इजलास सदारत भी की है। क्या गुफ्तगू की गई, क्या तय किया गया है, पीटीआई की आगे की हिकमत अमली क्या है? देखिए, आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर जो इमरान खान का शॉट चलाया वो बड़ा क्लियर मैसेज है। हिकमत अमली उसी चीज की तैयार हो रही है कि अवामी राब्ता मुहिम को किस तरह कन्वर्ट किया जाए। गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था कि इस्लामाबाद की तरफ से पंजाब, केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से जब मैं कॉल दूंगा तो लोग आएंगे और ना तो शहबाज शरीफ 26 किलोमीटर के वजीर आजम उसको रोक सकते हैं, सरदारी रोक सकते हैं, फजलुर रहमान, और कोई भी नहीं रोक सका जब उन्होंने इस्लामाबाद की कॉल दी। साथ उन्होंने बड़ा क्लियर ऑफर दे रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ आ जाएं आराम से, तो बहुत बेहतर है। उसके बाद जो बैठ कर बात करनी है वो करेंगे, लेकिन पहले तारीख दें। इसी सीक्वेंस के अंदर आज अदालत की तरफ से जो बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान को, उस पर कानूनी माहिरीन का एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, जिस तरीके से फैसल चौधरी और जो कानूनी टीम है इस सारे मामले को देख रही है। फवाद चौधरी साहब, असद उमर, अली अवान और दीगर जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है वो अदालतों के अंदर पेश हो रही है मुकदमात का, उनको शुक्रिया उन्होंने अदा किया। सिंध, असल बात है सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है, स्पेशली लारकाना, दादू, जैकबाद, सक्खर और दीगर इजला में, वो बड़ी बदतरीन है। और आज जो इमरान खान को ब्रीफ किया गया है उसमें ये बड़ा क्लियर मैसेज है इमरान खान की तरफ से कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर की है, अवामी उमंगों के मुताबिक वो नहीं चल सकती। उनका जो फेस है वो बड़ा ओपन आ गया सामने, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां पे लोग तबाह हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। एनडीएमए और पीडीएमए और जो पाक फौज के इदारे हैं वही, अगर उन्होंने हर डिजास्टर के अंदर ये काम करना है। लेकिन इमरान खान 2 दफा अपना सिंध का दौरा मुलतवी कर चुके हैं, इमरान खान खुद कब आएंगे सिंध? देखिए, ये इन डेट्स के ऊपर मशावरत हो रही है, उन्होंने आना था लेकिन ये अब फोकस उनका हो गया है कि केपी के और पंजाब के जो सैलाब मुतासरीन है उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। और खुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को कि इसके ऊपर सीरियसली देखें और कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो इमदाद से महरूम रह जाए। साथ साथ सिंध का उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि सिंध हुकूमत वो नहीं कर रही जो आवाम को जरूरत है। कराची का आप हाल देख लें,
डिटेल ब्रीफ किया और अगली तारीखों पर भी मशावरत शुरू हो गई है कि कब कराची का दौरा करना है। तो बनी गाला जो है वो इस वक्त हाई राइज है, हाई लेवल मीटिंग्स का एक मरकज है। रोज 11:30 बजे अपने सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, हर स्टेक होल्डर से खुद बात करते हैं, चाहे वो पंजाब का इशू हो, चाहे वो KPK का इशू हो। अवामी राब्ता मुहिम को अच्छे तरीके से इसको सस्टेन किस तरह करना है शेयर कर रहे हैं। मीडिया के ऊपर गाइडलाइंस जो नहीं है कि किस तरीके से अपना जो नैरेटिव है तरीके इंसाफ का, स्पेशली जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, आप देख लें कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर इस दहशतगर्दी के मुकदमे को कंडेम किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया की एक लंबी फहरिस्त है इमरान खान साहब के इंटरव्यू के लिए। अब इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देंगे और जो उनका नैरेटिव है उसको उजागर करेंगे। तो सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन के अंदर है जिस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है, डायरेक्शन दे दी गई है और कहा गया है कि इस पर अमली इकदाम की जरूरत है। ठीक है, बेसिकली बनी गाला में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं आगे की हिकमत अमली के पेश नज़र। बहुत शुक्रिया, आप नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ थे। और अब हमें ज्वाइन करें हमारे मेहमान उसामा गाजी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हैं, माहिर कानून है। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर अजहर साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान पर 4 केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग जिसमें बार बार बात कर रही है हुकूमत की जी नाअहल किया जाए, पूरी कोशिश है हुकूमत की। तोशा खाना उस पर भी यही बात की जा रही है। फिर 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हैं जिसमें आज एक तौहीन अदालत के केस में इमरान खान पेश भी हुए। अब ये तमाम जो केसेस हैं और ख़ासतौर पर जो ये आज तौहीन अदालत का वो केस जिसमें आज इमरान खान पेश हुए क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं ये केसेस इमरान खान के सियासी करियर को? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर लागे यही रहा है कि इमरान खान साहब के करीब घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है और उनके लिए अब मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ स्ट्रेटजी के हवाले से मैं नहीं कहना चाहता, जो कि सियासी जमात के लीडर हैं, अपने दही फैसले उन्होंने अपने करने हैं और देखना होता है कि जब आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हो तो थोड़ा सा एहतियात तो करनी पड़ती है। हालांकि उसके बयान जो उस दिन का जो बयान है, मैं उसको तौहीन अदालत नहीं समझता, ना मैं उसको दहशतगर्दी। अगर दहशतगर्दी ये है तो उससे पहले जितने बयान को लोग देते रहे तो दहशतगर्दी क्या होगी, उससे पहले अगर जो लोग बयान देते हैं तो तौहीन अदालत क्या होगी। लेकिन अब मामला जिस तरफ चल रहे हैं ना, वो फूंक फूंक के कदम रखने वाली बात है। इमरान खान साहब सिर्फ एहतिजाजी सियासत की तरफ रहना चाहते हैं और एहतिजाजी सियासत में ये काम होते हैं। आपको पॉलिटिकल गिमिक्स जो है ना, उसमें मेरा जहां तक ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना एक नुक्ता नजर है कि आपने पॉलिटिकली वो मूव नहीं बना सके। मैं पहले वो बता देता हूँ, मैं बाद में आपको पॉलिटिकल मूव क्या थी। वो मूव ये थी कि असेंबली के फ्लोर के अंदर जिस तरह तहरीक अदम एतमाद लगा के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया था, वहीं पर लोग मौजूद रह के शहबाज शरीफ को बड़ी आसानी से गिरा सकते थे। जब इन्होंने अपना इंटेंशन और मोटिव दिया तो वो 11 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर ली गए ताकि इतनी तादाद ना हो सके कि तहरीक अदम एतमाद लानी हो या एतमाद का वोट लेने का सदर ने कहा हो, जो कि सदर के अगेंस्ट भी एक साजिश चल रही थी कि सदर या तो इस्तीफा देके भाग जाए या इम्पीच कर दे। वो मौलाना फजलुर रहमान से उनके वादे थे, वो तो कामयाब ना हो सका और उसका नुकसान मैं आज भी समझता हूँ। आज भी इन्हें इस मूव में, पॉलिटिकल मूव में बड़ा ध्यान और कोशिश करनी चाहिए कि ये वाले मूव कर सके। अजहर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो एक मामला है, लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ वो ये कि जो 4 केसेस हैं, इसमें अब PTI के पास, खुद इमरान खान के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, दहशतगर्दी की कोड में आज जमानत तो करा ली, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता, आज 780 को चैलेंज करना बनता था। एक दरखास्त इख्तियार समात के हवाले से ये देनी चाहिए थी कि जनाब इसमें से 788 डिलीट करें। अगर डिलीट करते तो, और 788 बनती नहीं है। जिस तरह का उनका बयान है ना, एक तो मुद्दइयों वाली बात अपनी जगह पर मौजूद है, बेल बिफोर अरेस्ट भी है, यानी आज 25 तारीख है और 1 सितंबर तक डेट जरा लंबी भी मिल जाती तो क्या हर्ज था। आजकल चूंकि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने हैं, ये कहना चाहिए था डेट लंबी के हवाले से, लेकिन चूंकि ये बात अब सामने आ गई है, पहला ये काम है। दूसरा ये अब चूंकि जमानत हो चुकी है, अपना इसके अखराज के मुकदमे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए जाना चाहिए कि वहां इसी बयान की बुनियाद के ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल रही है। हालांकि वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती है। वो क्यों नहीं बनती है कि आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है, वो बात कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में ये आप कह सकते हैं, ये अपना क्रिमिनल क्राइम जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये हाई ट्रीजन है। वहां लेकर ये सारा मामला चले जाए, ये वाला मामला भी वहां चला जाए क्वेश्चन के हवाले से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आज एक और दरखास्त दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से
इसमें नवाज शरीफ वगैरह जो बाकी जी, लोगों जी। के बयान है वो रिकॉर्ड पे लगाकर फाइल किए गए, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अपने लिए भी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मुकदमे के खराज के लिए भी तो कार्रवाई करें और उस पर दरख्वास्त दें। पॉइंट टेकन। अच्छा उसामा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा और ज़ाहिर हम तमाम एंकर्स, तमाम सहाफ़ी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सियासतदानों को अभी अपनी ये तमाम तर चीज़ें तर्क करके सलाह मुतासरीन के लिए बात करनी चाहिए, दौरे करने चाहिए, काम करने चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इमरान खान जिन पर ये केसेस दायर किए जा रहे हैं, मुस्तकिल ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, हालांकि उसके रिपरकशंस भी मालूम है हुकूमत को कि क्या हो सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है वैसे इस महीने के आखिर तक क्या कुछ हो सकता है? मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब पर मजीद केसेस बनाने की कोशिश होगी और हर सूरत कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर किया जाए। और सितंबर में दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि इस हुकूमत को का खात्मा, जब वो इस तरह का कार्ड हुकूमत की तरफ से खेला जाएगा जिस तरह गिरफ्तारी की कोशिश है, राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, और जो ही उनको लगेगा कि अदालत से रिलीफ नहीं मिल जाएगा कोई, तो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन भी चल रहा है और बाद में इमरान खान के खिलाफ है, कहीं दफा 144 के केसेस हैं, तो हर तरह का जो भी सोचा जा सकता है, बनाया जा सकता है पाकिस्तान की तारीख में। बस अब ये भैंस चोरी या साइकिल चोरी के भी बन चुके हैं सियासतदानों पर, जब तक जाएंगे, यानी किस हर सूरत में आप देखिए शहबाज गिल वाला मामला उस तरह से नहीं हो सका, तो बाहर तो हो रहे हैं, ममनुआ फंडिंग का भी मामला है। तो अब देखना यह है कि हुकूमत किस हद तक जाती है, इसमें किस हद तक कामयाब होती है, उसके बाद रिएक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या आता है, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मैं आखिरी कॉल दूंगा, तो वो नजर आ रहा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाएंगे और दोनों हुकूमतें जो हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ या विफाक की हुकूमत की तरफ मार्च में भरपूर शिरकत करेंगी। तो मुझे ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो इंतशार है, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत इसलिए इससे पीछे नहीं हट रही, ना हटेगी, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि अब उनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इसमें है। और खुद बयान दे रहे हैं, मैं नहीं, तजिया नहीं, उनके बयानात हैं, उनकी तरफ से खबर है कि इमरान खान साहब के वजूद को, सियासी वजूद को हमें खत्म करना है, वरना मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन उनको ये पता है उसामा के फिर उसका रद्द-ए-अमल कितना ज्यादा आएगा, उसके बावजूद भी हुकूमत ये चाहती है। बिल्कुल, इसलिए कि उनको रद्द-ए-अमल की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि कुछ भी हो जाए, अपना सियासी सर्वाइवल तो उन्होंने देखना है। पाकिस्तान उनके लिए बाद की चीज है, ये बात की चीज़ है, लेकिन अभी वो फिलहाल हुकूमत ये चाह रही है, खुद पीटीआई भी समझती है इस चीज़ को। पॉइंट है कि उसामा आऊँगी, जरताज गुल साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। जरताज साहिबा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब पे केसेस बहुत हैं, 4 केसेस ये मेन हैं, जिस पे आज एक जमानत भी मंजूर हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। लेकिन अब एक सवाल हम उठा रहे थे कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके मुकदमे के खराज के लिए खुद पीटीआई कोई दरख्वास्त दायर क्यों नहीं कर रही अब तक? देखिए मेरी बात सुने, ये तो चले टेक्निकल मामलात हैं, हम ये करते जाएंगे, हमारी कानूनी टीम बैठी हुई ना, लेकिन जो बेसिकली समझने वाली बात है वो तो यही है ना कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत के नाम पे बेसिकली तो बदतरीन अमरीत है। आप मुझे कि शहबाज गिल के साथ क्या किया है, गैर इंसानी सलूक किया गया है, जमील फारूकी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिसने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हम अमन में आपके साले सर, हमारी अपनी कुर्बानियां, उसी लीडर के ऊपर, उसी शख्स के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। और जिन लोगों ने नाम ले लेके डेकोरेटेड ऑफिसर्स के, जर्नैलों के, आईएसआई चीफ के नाम ले लेके, और जो उनके नारे मरियम नवाज के जलसों में चलते थे उन्हीं, और जो इनके वज़रा के और नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, उन्हीं चोरों को, डाकों को, जमीर फरोशों को उठा के वज़ीर आज़म की मसनद पे और कुर्सी पे बिठा दिया है। तो मुल्क में तो इस वक्त बदतरीन अमलियत है कि जो हक की आवाज उठाए उसकी आवाज दबा दो, जो हक के लिए बोले उसका प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दो, जो लीडर सच की बात करे, आवाम की बात करे, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा लड़ो। तो ये तो बहुत ओछे हद कर, जरताज साहिबा फिर हिकमत अमली क्या है? देखिए हिकमत अमली तो यही है कि ये खुद दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, हम उतना बाउंस बैक करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम अवाम में जा रहे हैं, हम अवाम में जाएंगे। 1 करोड़ 70 लाख हमारा वोट था, 22 करोड़ अवाम अब हमारे साथ हो गई हैं, इन्होंने ये खुद एक्सपोज हुए हैं। आप मैं अभी भी देखिए इस समय मैं अभी सैलाब के अंदर जा रही हूँ,
इनके खिलाफ की कोई इनको है कि कोई इंसानी जाने जो है इस वक्त बलूचिस्तान में तैरती हुई लाशें जो है वो पानी में है। इस वक्त सिर्फ पंजाब की अकेली हुकूमत पंजाब में डेरा गाजी खान में रिलीफ का काम ज़रदाद गुल साहिबा, अगर आप मेरे साथ मौजूद रहिए कि मुझे सैलाब पर बात करनी है, और अभी आपने बताया कि मैं खुद जा रही हूँ, इमरान खान साहब कब जा रहे हैं, ज़रा मुझे आपसे ये पूछना है, आप प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा। तो सैलाबी सूरत हाल और दीगर इशूज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो फिर दीगर इशूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के हिस्से में हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं आज, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि बिजली के बिलों में आपके आया है लग के अगस्त में, और हर शख्स परेशान है कि बिजली का बिल उतना नहीं है जितना ये FPA है। तो ये FPA है क्या, और ख़ास तौर पर ये FPA जो कि वज़ीर आज़म ने कहा कि रिलीफ दे रहे हैं हम 1,70,00,000 लोग, तो वो कौन हैं जो वो लोग हैं? तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की माफ़ी जिन पर है वो लोग हैं जो 200 यूनिट इस्तेमाल, बल्कि उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं। ये उन सारिफीन पर माफ़ी है, उन्हें FPA नहीं देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो बिजली के सारिफीन हैं वो 3 करोड़ हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से 1,73,00,000 सार्फिन मुस्तफ़ीद होंगे। जो बाकी 1,30,00,000 सार्फिन हैं उनको भी रिलीफ देने पर गौर किया जा रहा है। मुल्क भर के 3 लाख ट्यूबवेल सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 89 पैसे लागू की गई है। ताजरों पर बजट में लगाए गए फिक्स टैक्स के खात्मे से अब 42 अरब रुपए का खसारा होगा। 42 अरब रुपए की खला को दूसरे ज़राए से पुर किया जाएगा। अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? हर माली साल के आगाज़ में नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कास्ट देता है, जो कि ये फ्यूल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि एक ऐसा हवाला जिससे हर एक माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मवाजना किया जा सके। एक महीने बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत यानी कि बास्केट फ्यूल कॉस्ट कहलाती है। मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए हैं जिसमें ईंधन, कोयला, LNG, फर्नेस ऑयल, जिस पर आने वाली लागत के एतबार से ये कॉस्ट निकाली जाती है। हर माह के इख्तिताम पर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट का मवाजना रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से एडजस्टमेंट 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लगकर आती है। अगर उस माह मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से ज़्यादा हो तो बिल जो है वो FPA की मद में इजाफा हो जाएगा, जबकि अगर उसी माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से कम हो तो FPA की मद में कमी आती है। इसे हम कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब टैक्स कौन कौन से लगते हैं? सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है जो कि लगता है सार्फिन पर, बल्कि GST है जो 17% है। इसी तरीके से दीगर टैक्सेस हैं जो लगाए जाते हैं, यानी कि बिल का 30 से 32% हिस्सा आपका सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि एक तरफ तो आप बिल देते हैं और दूसरी जानिब आप 30 से 32% हिस्सा सिर्फ टैक्सेस देते हैं। तो ये सारे टैक्सेस मिला के फिर आपका बिजली का बिल बनता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट हैं उसामा कुरैशी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे बात भी करूंगी क्योंकि मुझे आपसे ये जानना है कि तायुन कौन करता है और तायुन कैसे किया जाता है ये FPA का, और उससे पहले हमसे ये वसूल किया जा रहा था या नहीं, लेकिन अवामी रद्दअमल बड़ा शदीद आया है इस पर। तो अवाम क्या कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। लोग शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये FPA क्या बला है जो बिजली के बिलों में डाल दी गई है। उसामा साहब, मुझे तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये जो FPA है क्या पहले भी ये बिजली के बिलों में शामिल किया गया था या ये पहली दफ़ा शामिल किया गया, और किस तरीके से शामिल किया जाता है? देखिए, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था, उसमें आपने खासी हद तक बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह डिटर्मिन होता है, फ्यूल प्राइस को देखा जाता है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये इशू है क्यों और इस वक्त इतना बढ़ के क्यों आया। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी पावर प्लांट हैं वो ज़्यादातर इंपोर्टेड फ्यूल पे चलते हैं। इंपोर्टेड फ्यूल में फर्नेस ऑयल भी है, LNG भी है, इवन कोयले के भी बहुत सारे प्लांट जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हैं। और इवन जो न्यूक्लियर प्लांट्स नए लगे हैं, जो आपके हाइडल प्लांट्स नए लग रहे हैं, ये इंपोर्टेड फ्यूल पे तो नहीं है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंपोर्टेड जो वो डॉलर में है। सही। और उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो आता है वो डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से आता है और करेंसी हमारी PKR की डिवैल्यूएशन की वजह से आता है। तो इस वक्त सबसे बड़ा ये मसला नहीं है कि फर्नेस ऑयल की प्राइस कोई आलमी मंदी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
या गैस की प्राइस कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मसला ये है कि हर पावर प्लांट जो है वो डॉलर के साथ पैक्ड है। सो हर चीज़ जब डॉलर बढ़ेगा तो हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में तकरीबन आपकी इनकम का 50 to 60%। अच्छा, पहले भी तो हम इम्पोर्टेड फ्यूल से ही बिजली बनाया करते थे, लेकिन पहले ये आवाम पर डाला नहीं जाता था, हुकूमत बर्दाश्त करती थी, लेकिन उससे महंगाई और फिर कर्जा जो है वो मजीद हुकूमत को लेना पड़ता था। तो आज हुकूमत ये सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है और ये आवाम पर क्यों डाल रही है? देखिए, ये जो FCA है ना, इसको कहते हैं फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। ये कभी भी गवर्नमेंट बेयर नहीं करती थी, ये आवाम को ही जाता था। सही। लेकिन वो पैसों में होता था उस वक्त, कभी 40 पैसे कभी 50 पैसे, तो आवाम को इतना फील नहीं होता था उसकी वजह से। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड है कि ये इतनी हाई प्राइस 8-8, 9-9 रुपए, 10 रुपए। और अच्छा, इसमें भी ये कंपोनेंट जो है ये पाकिस्तान के बाकी डिस्कोज, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको जनरली लोग वापदा कहते हैं, और एक के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची और उसके मुल्का इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स में और सिंध के कुछ पार्ट्स के अंदर बिजली प्रोवाइड करता है। सो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो मेनली जो उनका फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ी हुई आई है, उसकी मेन रीज़न ये है कि के इलेक्ट्रिक को नेचुरल गैस जो है वो कम मिल रही है, बहुत ही ना होने के बराबर मिल रही है, और उनको गैस मिल रही है LNG प्राइस के ऊपर। सो उसकी वजह से जो के इलेक्ट्रिक की अपनी जनरेशन है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, कोई 4 to 5 टाइम्स हाई होगी। अच्छा। और उसको अगर ये नेचुरल गैस की प्राइस पे दी जाती उनको नेचुरल गैस दी जाती है LNG की जगह, तो ये इतना ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट नहीं आता। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान है, थोड़ा सा जो है वो लोगों की जो है वो प्रायोरिटीज का फुकदान है। अब यही गैस जो वो कैप्टिव पावर प्लांट्स को देते हैं सुई गैस वाले कराची के अंदर, उन कैप्टिव प्लांट से तो चंद इंडस्ट्री चलती है। अगर ये गैस के इलेक्ट्रिक को मिल जाती तो ये गैस से फ्यूल अच्छा, फिर वो उनकी भी अपनी एक कहानी है ना सुई गैस वालों की, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो गैस के ज़खायर ही कम हो रहे हैं, हम कहाँ से गैस दें, हमारी अपनी नहीं पूरी हो रही। वो एक अलग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ इसको। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन आपके पास जो अभी गैस अवेलेबल है वो आप किस किस को दे रहे हो, उसमें प्रायोरिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान की नेशनल गैस एलोकेशन पॉलिसी है उसमें पावर प्लांट्स को बिजली पहले दी जाती है, सही, और उसके बाद किसी और की बारी आती है। सो ये फॉलो नहीं हो रही। दूसरी बात, जहां तक मुल्क के दीगर हिस्सों की बात है, उसका इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट की मेन रीजन आपकी डॉलर के साथ सारे फ्यूल की लिंकेज है, और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंसमेंट की है, आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑन दिस, कि ये इन्होंने जो अनाउंस किया है 200 यूनिट से नीचे वाले एग्जेम्प्ट हो गए। मैं वही सवाल करना चाह रही थी, आप जवाब देने से पहले मेरा सवाल समझ लें। सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि वो 200 से कम यूनिट वाले कौन लोग होते हैं जिसके घर में अगर 2 पंखे हैं और 2 ट्यूबलाइट्स हैं, तो वो कितने यूनिट इस्तेमाल करता है? और अगर मैं बढ़ा दूं कि उसके घर में एक वॉशिंग मशीन भी है, तो वो कितने यूनिट इस्तेमाल करता है? देखिए, 200 से कम यूनिट वाले में अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो जिनके घर में AC नहीं है, और ये जो आप जितने अप्लायंसेस बता रही हैं कि इतने पंखे, इतने ट्यूबलाइट्स, जो कि एक नॉर्मल लोड पे हैं अदर देन AC लोड, ठीक है, वो 200 के नीचे फॉल करते हैं। वो 200 के नीचे फॉल करते हैं, जिसमें एक वास्ट मेजॉरिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 17 भी 17 मिलियन का नंबर है आई बिलीव, कि जो 200 यूनिट से नीचे फॉल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये देखिए, ये तो पावर प्लांट्स की एक्चुअल कॉस्ट की जो डिफरेंस आता है वो नेपरा अलाउ करता है FCA के अंदर। अब अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है, PM साहब ने, कि जी ये वेव हो जाएगा, तो कौन देगा वो पैसे? somebody has to pay for that। सो वो या तो वो 13 मिलियन कंज्यूमर्स जो 200 यूनिट से ऊपर फॉल करते हैं, या तो वो देंगे, या हुकूमत पाकिस्तान देगी, या यही लोग 200 यूनिट से कम पैसे देने वाले आगे सर्दियों के अंदर ये पैसे देंगे, सर्दियों के बिलों में ये पैसे देंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने शायद डेफर कर दिया है, लेकिन इसका अभी तक अनाउंसमेंट क्लियर नहीं आई है कि इसके पैसे बर्दाश्त कौन करेगा इवेंचुअली, जो 22 अरब रुपए हैं। जैसे आपने अभी टैक्स की बात की कि 42 अरब रुपए पे तो उन्होंने कहा है कि जी हम डिफरेंट एवेन्यूज से इसको जमा करेंगे, बट 22 अरब रुपए की जो ये डेफरमेंट है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये कहाँ से फंड होंगे, ये कहाँ से आएंगे और इसको बर्दाश्त कौन करेगा। ये बड़ा
जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। उसामा कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये हुकूमत और डिफाइन भी करे और क्लियर भी करे कि किस तरीके से ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को जो कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, ये किस पर जो है वो बोझ पड़ेगा, कौन लोग हैं जो ये पैसे देंगे जो अरबों रुपए में है, और ये होगा भी या नहीं होगा। और बार बार जो हुकूमत ये कहती है कि जब हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ नहीं है, सिर्फ तकलीफ है, और इस तकलीफ का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। सिर्फ उनको ये जो लारे दिए जाते हैं कि जी हम आपको रिलीफ भी देंगे, हम आपकी तकलीफ का भी अजाला करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भारी भरकम बिल भी भेजे जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आवाम को मिल नहीं रही है। लोड शेडिंग का सामना है, एलानिया और गैर एलानिया, और ये सिर्फ शहरों में नहीं, देही इलाकों में शहरों से ज़्यादा है, और पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ बातें ना करे बल्कि अमली इक़दाम करे, जो कि अभी तक हमें नज़र नहीं आते हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है नाज़रीन। एक तरफ ये बिजली के बड़े बड़े बिल, महंगाई का एक सैलाब, और दूसरी तरफ एक पानी का सैलाब है। और इस सैलाबी सूरत हाल में हमारा पूरा मुल्क जो है वो परेशानी का शिकार है। और इस तरह मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि सियासतदानों को इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। सब अपनी अपनी सियासत में और अपनी अपनी बातें करने में लगे हुए हैं, लेकिन कराची से लेकर कश्मीर तक अवाम परेशान है। जो सिंध की सूरत हाल है सैलाबी, उससे सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें कई गोट हैं नाजरीन सिंध के, जो कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत कराची का रुख भी कर रहे हैं। कराची के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। इन्हीं सैलाब मुतासरीन के साथ हमारे नुमाइंदे राव मौजूद हैं, उनसे उनकी सूरत हाल जानेंगे। राव, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हालत ज़ार कैसी है? सिंध में हालिया बारिशों से 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो सिंध के बासी और मुकामी जो है वो कोट करते नज़र आ रहे हैं। सैकड़ों गोट जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी तरह जो नशर फ़िरोज़ के अतराफ़ के जो गोट हैं, उनके रिहायशियों ने कराची के इलाके सच्चल में वाक़े गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पनाह हासिल किए, जिनकी तादाद 400 से ज़ायद है। मैं इस वक्त जो है उस स्कूल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर ये तमाम अपनी मदद आपके तहत पनाह हासिल की है। आप ये देख सकते हैं कि इन तमाम अफराद का ताल्लुक़ जो है वो एक ही बरादरी से है, ये विकियो बरादरी है, जिसके अफराद और रिहायशी जो है उन्होंने सच्चल गोट में वाक़ई सरकारी स्कूल में पनाह हासिल की है। इनकी इमदाद के लिए जो है वो सरकारी सतह पर किसी किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए जा सके हैं। ना खाना पीना तकसीम करने के हवाले से कोई सरकारी तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है, ना अद्वियात की फरहमी के हवाले से सरकारी सतह पर कोई इंतज़ामात किए गए। फलाही तंजीमों की जानिब से ये खाना पीना तकसीम किया जा रहा है। सुहेल आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि जो खाना हो रहा है ये फलाही तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन सरकारी सतह पर इनके हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जा सके। हम इस बुज़ुर्ग अफराद से जानेंगे। सर ये बताएं, सरकारी सतह पे किसी ने कोई रब्ता किए? नहीं, रब्ता नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? अरबों रुपए का बजट वो कहाँ गया? वो कहाँ गया अरबों रुपए का बजट? जो कहते थे कि आप लोगों के लिए ये पैसा, आप लोगों के लिए ये कौमी खजाना आप लोगों के लिए, वो पैसा कहाँ गया? ये दरखास्त देते हैं मगर उसका जवाब नहीं आता। कितने गोट बह गए, ज़ेरे आब आ गए? हमारे गोठ में लोग हैं और उनको कुछ नहीं पता कि वो जो अरबों रुपए हैं वो कहाँ चले गए हैं, ना वो उन तक पहुँचे हैं, ना कोई इमदाद उन तक पहुँची है। बहुत शुक्रिया राव अफनान। लोग परेशानी के आलम में हैं नाजरीन। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सैलाबी पानी में खड़े होकर बेयारो मददगार अल्लाह को पुकार रहे हैं। कैसे ही बच्चे की मैं आपको फुटेज दिखाना चाहूँगी कि मासूम बच्चा जो कि सैलाबी पानी में खड़ा हुआ है और आज़ान दे के अपने अल्लाह से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी मदद के लिए कोई और तो आ नहीं पाएगा। तो वो एक आज़ान दे रहा है। वो सुनिए ज़रा ये बच्चा किस तरीके से फरियाद कर रहा है अपने मालिक से। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही सबकी मदद करने वाला है, और अल्लाह देख भी रहा है कि जो मजलूमों की मदद नहीं कर रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, अल्लाह फिर उनसे भी पूछेगा। यकीनन अल्लाह सबसे ही पूछेगा, लेकिन ये कि मुतासरीन की मदद करना हमारे सियासतदानों का सबका फ़र्ज़ है। फिर साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।